नमस्कार और शुरुआत यहां पर जीरे के साथ करेंगे जहां पर फिर से नित नया हाई यहां बनते हुए देखा है। 48,000 के ऊपर ही यहां पर सर खुले हैं। आपको याद दिला दें कि अगर हम इस महीने की ही बात करें तो अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है। वो करीबन 3 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है जहां पर 3 महीने में जीरे में 50% का उछाल हमने बनता हुआ देखा है। 3.5% की तेजी आज यहां पर देखने को मिली है। आपके समक्ष डालना चाहेंगे कि पिछले 1 महीने में 6 महीने में किस तरह से यहां पर जीरे ने परफॉर्म किया है, क्योंकि पिछले कई महीनों में जीरा एकमात्र ऐसी कमोडिटी है जहां पर सबका ध्यान रहा है। मौसम की चिंताएं थी ही, फसल कम है, पिछले साल भी कम थी, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक नहीं है और करंट लेवल्स पे भी बाजार को मालूम है कि अगले 10 महीने तक नई फसल नहीं आने वाली है, तो उसका सीधा फायदा यहां पर प्राइसेस उठाते हुए नजर आए हैं। 48,400 के ऊपर किस तरह हमने आज यहां पर बनते हुए देखे हैं। कितनी कीमतें यहां से और बढ़ सकती हैं यही जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इंडस्ट्री हमें बताती ही रही है कि 48,000 अगर क्रॉस होता है तो 50,000 के लिए भी आप यहां पर तैयार रहिए, लेकिन वो भाव यहां पर कितना सस्टेनेबल रहेंगे, क्या ये भी खरीदारी के मौके हैं, कॉशियस रहना चाहिए, कुछ मुनाफा वसूली करें, सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ हैं फेडरेशन ऑफ इंडिया स्पाइस स्टेक होल्डर्स के सेक्रेटरी तेजस गांधी, साथ ही राजगौर स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजगौर भी हमारे साथ हैं। धनंजय, किस तरह की खरीदारी अब इन स्तरों पर है, क्योंकि मुझे याद है पिछली बार जब हमने आपसे बात की थी आपने कहा था 40, 42, 45, 46 पर भी खरीदार हैं, क्या 48 पर भी खरीदार हैं? मनीषा जी नमस्कार। फिर एक बार CNBC आवाज टीम को मेरा नमस्कार, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर फिर एक बार बोलने का मौका दिया। बात शुरू करने के पहले मैं ये बात सभी को कहना चाहता हूँ कि जैसे कृष्ण के मन में बस गई थी मीरा, इसी प्रकार इस साल कमोडिटी वालों के मन में बस गया जीरा। ओके। पिछले सप्ताह की बात धनंजय, ये शेर आपने लिखा है धनंजय? हाँ जी मनीषा जी, हाँ जी। ओके। तो क्या धनंजय, क्या 48,000 पर भी खरीदार हैं? अभी भी लोग जीरा खरीद रहे हैं इन स्तरों पे? अभी भी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की मांग जारी है? पिछले सप्ताह की बात करें तो एवरेज आवक प्रतिदिन 7 से 8 हजार बोरी रही है और हालांकि जीरा निर्यात इस भाव से अच्छा चल रहा है और बांग्लादेश और पाकिस्तान की अभी भी चिपक मांग रही है, लेकिन उसमें जल्दी मांग में सुधार होगा। हेलो या हाँ जी धनंजय, हम आपको सुन सकते हैं। हाँ, पर लोकल डिमांड थोड़ी कमजोर हुई, लेकिन एक्सपोर्ट की डिमांड का जोर अभी भी पकड़ रहा है, तो वो हिसाब से बाजार घटने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। आई नो मुश्किल एक सवाल है, लेकिन जिस तरह से मांग अब भी जारी है, जैसे आपने कहा भारतीय बाजारों में अब थोड़ी सी मांग यहाँ पर घटी है, लेकिन जो लोग खरीद के खड़े हैं, चाहे वो एक्सचेंज है या फिर फिजिकल में है, वो अभी यहाँ पर बेचने नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से भी तेजी आएगी। और इसका कारण है मनीषा जी, क्योंकि लगभग माल मार्केट में आ चुका है और अभी भी हमें 250 दिन निकालना बाकी है और सिर्फ 20 से 25 लाख बोरी ही जमा है और हमारा 10 महीने का खोराक है 40 लाख बोरी, तो कम से कम 20 लाख बोरी हमें कम गिरने वाली है। तो लोगों को पता है कि आगे जाके बहुत बड़ी तेजी दिख रही है और इस भाव से मैंने लास्ट 10 दिन पहले बताया था कि जीरे में 50, 60, 70 रुपए की तेजी जल्दी से आ जाएगी और वो आ गई है और अभी हमें लग रहा है कि इस भाव से अभी भी खरीदारी चालू है, तो और 60-70 की तेजी पक्की आने वाली है, पक्की, ये इस महीने के अंदर ही आ सकती है। जी हाँ, हमें आपने जो आज पोएट्री लिखी है वो भी याद रहेगा और जिस तरह से बाजार में काम हो रहा है कि जीरा हीरा है वो भी याद रहेगा। काफी सारे 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स पोएट्री इस साल हमने जीरे पे यहाँ पर बनती हुई देखी है। तेजस जी, आप बाजार में हैं, ऊंझा में किस तरह का यहाँ पर हाल है? आवक ऑफ कोर्स गुजरात में काफी आ चुकी है, राजस्थान से क्या खबरें हैं और इस स्तरों पर भी कितनी खरीदारी आप देखते हैं? मनीषा जी, थैंक यू वंस अगेन फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यहाँ पर ऊंझा में भी डिमांड तो है, अच्छी है, इंटरनेशनल डिमांड भी थोड़ी पिकअप हुई है और इस लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बाजार थोड़ा सा स्टैंड होना चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग कब तक आती है, किस लेवल पे आती है, वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। राजस्थान से भी खबरें ये आ रही है कि किसान को जो थोड़ा बहुत माल उन्होंने पकड़ के रखा था वो भी 10,000 के लेवल पे उनको बेचना है, तो अभी भी मेरे ख्याल से किसान थोड़ा होल्ड करेगा, जो बड़े किसान है वो थोड़ा होल्ड करेगा और आगे जाके जैसे जैसे तेजी होगी मेरे ख्याल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ओके, तो तेजस जी, अभी जो इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग के इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो किस रेशियो में है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो बड़े किसान हैं वो अभी भी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं और दूसरा, अगर हम यहाँ से आगे के फोरकास्ट की बात करें तो क्या
प्रिडिक्शंस बन रही हैं ओवरऑल डिमांड को लेकर, सप्लाई को लेकर, किस तरीके का डिमांड सप्लाई फिर आगे की तरफ रह सकती है? कोई रिपोर्ट्स हैं कि आगे भी इम्बैलेंस रहेगा जो कि फर्दर प्राइसेस को ऊपर लेकर जाएगा? डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस तो ऑलरेडी है इस साल, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अभी सीरिया, अफगानिस्तान और चाइना के क्या रिपोर्ट्स आते हैं? इनिशियल रिपोर्ट्स तो ये दिखा रहे हैं कि सीरिया में क्रॉप ठीक ठाक है, चाइना में जो क्रॉप था वो थोड़ा सा शॉर्ट है एस्टिमेटेड से, अफगानिस्तान से कोई रिपोर्ट आ नहीं रही है। लेकिन इसके बावजूद डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस रहेगा, सप्लाई शॉर्ट है, तो इसमें मेरे ख्याल से जीरे में मेरी तो यही सलाह होगी कि शॉर्ट नहीं जाना चाहिए इस बार। जी हाँ, मुनाफा वसूली आएगी लेकिन आप मत उसमें कुछ करिए क्योंकि शॉर्ट नहीं जाना है, कहीं भी खरीदारी आएगी। ये एक सवाल मेरा आप दोनों से ही है। ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग हैं, किसान भी धीरे रुक के ला रहे हैं, उनको भी लग रहा है प्राइसेस ऊपर हैं और जिस तरह का मिसमैच है वो आगे जारी रहेगा। तो तेजस जी पहले आप बताइए, फंडामेंटल्स अच्छे खासे हैं लेकिन आप कहेंगे चाहे वो एक्सचेंज है, चाहे वो ऑन ग्राउंड है, चाहे वो स्टॉकिस्ट है, स्पेक्यूलेटर है, माल होल्ड करके बैठा है, कोई बेचने की स्थिति में यहाँ पर नहीं है। होर्डिंग भी किसी एक लेवल तक यहाँ पर शायद बनती हुई दिख रही है। नहीं, होर्डिंग तो ठीक है मनीषा जी। अभी अब देखिए, ये तो दिस इज अ मार्केट, डिमांड सप्लाई पे चलती है, तो इस बार होर्डिंग में डिमांड सप्लाई का तो है ही बात, लेकिन क्या लोग माल पकड़ के भी बैठे हैं? क्योंकि सबको मालूम है तेजी है तो कोई बेचना नहीं चाहेगा अभी। हाँ, डेफिनेटली सबको डिमांड सप्लाई की इम्बैलेंस है तो डेफिनेटली माल पकड़ में है ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और अभी मैं आपको बताऊं कि एक्सचेंज का जो रेट है फिजिकल मार्केट से थोड़ा रेट डाउन ही चल रहा है, तो अभी मेरे ख्याल से ये मेरे को नहीं लगता है कि ज्यादा डाउन जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा सा डाउन जा सकता है, बट ओवरऑल ज्यादा मंदी नहीं लग रही है। जी धनंजय, आपको क्या लगता है कहां पर अब सपोर्ट बन गया है? कहां से आपको लगता है कि भाव नीचे नहीं जाएंगे अगले 5-6 महीने तक? और ऊपर में अब क्या स्तर है? क्योंकि 48 आ गया, 50 भी आने की तैयारी। मनीषा जी, मुझे लग रहा है कि कमोडिटी में वायदे का भाव 550 एक बार टच करेगा अगले 1-2 महीने के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से किसान लोग मंडियों में आ रहे हैं, उनसे बातें हो रही है, तो वो हिसाब से लग रहा है कि जीरा बिल्कुल ही नहीं है अभी, और हमें 10 महीना निकालना है। तो ये जो सप्लाई और डिमांड की जो चेन है उसमें तेजस जी ने कहा, वैसा मैं भी उनके साथ सहमत हूँ कि ये गैप रहने वाला है इस साल, पूरे साल तक, और जिसके पास होल्डिंग है वो पैसा कमाएगा इस साल। ओके अच्छा तेजस जी, क्विकली क्रॉप कंडीशन को लेकर क्या चिंता है फिलहाल? जिस तरीके के हमने अनसीजनल मॉनसून या फिर अनसीजनल वेदर कंडीशंस देख रहे हैं इन वेरियस स्टेट्स। अनसीजनल अभी जीरे में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जीरा तो पूरा आ गया। अभी गुजरात का क्रॉप तो टोटली जब आया था तो गुजरात का क्रॉप टोटली सेफ आ गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ी राजस्थान में हुई थी, राजस्थान में करीब थोड़ा सा शॉर्ट आया है, और राजस्थान की वजह से ही और चाइना की डिमांड की वजह से अभी थोड़ा सा तेजी का माहौल बना हुआ है, और ये इम्बैलेंस बना रहेगा पूरे साल। जीरे में अभी फिलहाल क्रॉप का अभी तो कोई अनसीजनल रेन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि फसल आ चुकी है। तेजस जी, जैसे धनंजय जी ने कहा 50 एक बार देखने को मिलेगा, आपका क्या स्तर है ऊपर की तरफ? मनीषा जी, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि नहीं, मुझे नंबर चाहिए तेजस जी। ऑर्गेनाइजेशन तो मैं टारगेट देने में के पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मंदी नहीं है, शॉर्ट नहीं जाना चाहिए। ऑलराइट, तेजस जी एंड धनंजय, आप दोनों का बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स बाजार अच्छी खासी तेजी में है, लोग माल पकड़ के बैठे हैं, फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग हैं, तो यहां से और बढ़त की उम्मीद के साथ ट्रेड फिलहाल यहां पर काम करता हुआ। लेकिन जैसे बात की जा रही थी यहां पर अनसीजनल रेन की, और वो एक रियलिटी भी है। हमने पिछले 3-4 महीने में काफी अनयूजुअल मौसम का पैटर्न बनते हुए देखा है। हमारे साथ अब स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज जीपी शर्मा हैं। मिस्टर शर्मा, शुक्रिया साथ देने के लिए। ऑफ कोर्स आपसे मौसम की बात तो करेंगे ही, लेकिन जिस तरह से मोका साइक्लोन की यहां पर बात की जा रही है, वहां पर क्या अपडेट्स हैं? धन्यवाद मनीषा। सीजन का पहला साइक्लोन लगभग 2 स्टेप्स पे है अभी, कभी भी दस्तक दे सकता है। आज के दिन में ही लो प्रेशर एरिया तो बन जाना चाहिए और बहुत जल्द रैपिडली इंटेंसिफाई होना चाहिए डिप्रेशन, और उसके बाद साइक्लोनिक स्टॉर्म 48 से लेके 72 घंटे के अंदर अंदर ही साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाना चाहिए। अभी तक तो सभी मॉडल जितने हैं उनमें इतना एग्रीमेंट जरूर है कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, लेकिन उसका इंटेंसिटी, ट्रैक
क्या होगा, टाइमलाइंस, उस पे अभी भी अनिश्चितता थोड़ी बनी हुई है। तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अभी, पर साइक्लोन तो बन रहा है, मौका जरूर, सीजन का पहला साइक्लोन, और अभी कुछ ना कुछ इसका अनुमान भी लगना शुरू हो गया है कि इसका क्या ट्रैक होना चाहिए, लेकिन फर्म तो क्लैरिटी जो आएगी वो अभी थोड़ी बाद में आएगी। जी ओके। तो शर्मा जी एक चीज बताइए, अब जिस तरीके के हमने पिछले एक हफ्ते में वेदर ट्रेंड देखा है, जो अनसीजनल रेन हमने देखी है, फिर चाहे वो नॉर्दर्न रीजन हो, सेंट्रल रीजन हो या सदर्न रीजन हो, अब ये कैसे पैन आउट होते हुए यहाँ से दिखेगा? क्योंकि चिंता है एग्रीकल्चर फ्रंट पे, क्योंकि क्रॉप सोइंग की बात हो या फिर वो क्रॉप जब तक हार्वेस्ट नहीं हुई है, तो उस हिसाब से ये ट्रेंड कैसा दिख रहा है आगे जाते हुए? मौसम में बदलाव होगा, और जो हमें अनसीजनल रेन्स देखने को मिली है उसमें तो बहुत कमी, और विशेषकर जो देश के मध्यवर्ती भाग हैं, उत्तरी भाग हैं, बहुत कम हमें देखने को मिलेगी वर्षा। जो अनसीजनल रेन, जो टिपिकल प्री मानसून एक्टिविटी होती है, वो वापस आएगी, तापमान बढ़ेंगे। मैं तो कह रहा हूँ 5-6 दिन का समय दीजिए, काफी सारे पहले ही शुरू हो चुके हैं। राजस्थान, गुजरात में तो तापमान आज के दिन में भी कुछ स्थानों पर, कई एक स्थानों पर 41-42 इतने तापमान पहुंच गए हैं, और वही तापमान देश के मध्यवर्ती भागों में भी होंगे। जो उत्तरी भारत है उसमें भी तापमान बढ़ेंगे, हालांकि अभी सभी जगह सामान्य से कम है। अगले 5 दिन का समय दीजिए, ये सारे तापमान बढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि साइक्लोन की बात हो रही है। साइक्लोन अभी तो बे ऑफ बंगाल में जो है, वैसे तो पहले इसका अंदेशा था जैसे म्यांमार की तरफ, बर्मा की तरफ जाएगा, लेकिन बर्मा में मई के महीने में साइक्लोन मैंने जाते नहीं देखा है। लास्ट जो साइक्लोन गया था 2008 में, नरगिस। उसके बाद से पिछले 4 साल से तो भारत के ही तट को स्ट्राइक किया है। 2019 की बात करें तो फनी, 20 की बात करें तो अम्फन, 21 में यास, और उसके बाद 22 में भी एक हल्का सा साइक्लोन था, वो आंध्र प्रदेश के तट के पास था। लेकिन इन साइक्लोन्स का हमारे वेदर कंडीशंस पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, और क्योंकि मुझे नहीं लगता ये साइक्लोन हमारे तट को क्रॉस करेगा, रिकव जरूर करेगा, लेकिन इसके पास से गुजर जाने से भी सारे मौसम में बदलाव होगा, ड्राई वेदर कंडीशन हो जाएंगी। विशेषकर देश के जो मध्यवर्ती भाग, जैसे मैंने कहा, पूर्वी भाग, मध्यवर्ती भाग, इसके कारण ड्राई कंडीशंस आ जाएंगी। हाँ, क्योंकि मानसून के ऑनसेट के आने का भी समय अब पास आ रहा है, इस पे उसका प्रभाव भी जरूर रहता है। हालांकि अभी मेनलैंड आने के लिए समय है, वक्त है, 1 जून की बात करते हैं, लेकिन जो हमारे बे आइलैंड्स हैं, जैसे पिछले साल आपने देखा 16 मई को जो मानसून है अंडमान निकोबार आइलैंड में आ गया था जी। इसीलिए इस साइक्लोन के बनते हुए आप म्यांमार की बात करें, वहां भी आने की तैयारी होगी। और मैं कहूंगा जो बे आइलैंड है, जो हमारे अंडमान निकोबार, उसमें भी हो सकता है समय से पहले आ जाएगी जी। मिस्टर शर्मा, एक फाइनल सवाल यहाँ पर, तो कब क्लैरिटी हम यहाँ पर होता हुआ देखेंगे? आपने एरियाज बताया कि अगर ये साइक्लोन पावरफुल होता है तो किन एरियाज में हम यहाँ पर इम्पैक्ट आता हुआ देखेंगे, लेकिन कब तक ये क्लैरिटी आएगी? क्योंकि ये मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन ऑन आउटसाइड है कि कितना इसका इम्पैक्ट आ सकता है। मेरा अनुमान है कि वैसे क्लैरिटी के लिए तो 48 घंटे के अंदर अंदर इसका अनुमान बिल्कुल पता चल जाएगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि ये हमारे तट को क्रॉस नहीं करेगा, रिकव जरूर करेगा, नॉर्थ उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के तट के पास जरूर आ जाएगा, लेकिन इम्पैक्ट नहीं, डायरेक्ट हिट नहीं होना चाहिए, ज्यादा चांसेस यही हैं, और रिकव करके या बांग्लादेश की तरफ इसको जाना चाहिए जी, ऐसा अनुमान है। ओके, चलिए, शुक्रिया शर्मा जी आने के लिए शो में, अपने व्यूज देने के लिए। थोड़ी क्लैरिटी आगे जाते हुए दिखाई देगी, लेकिन अगले 5 दिनों में हम वेदर में काफी चेंजेस देखेंगे, और यूजुअल जो हीट है वो तमाम रीजन्स में आते हुए दिखाई देगी। ऑलरेडी कुछ रीजन्स में आना शुरू हो गया, लेकिन अगले 5 दिनों में वेदर कंडीशंस काफी चेंज होते हुए दिखाई देंगी। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पास स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस, एग्री नॉन एग्री दोनों स्पेस में। जल्द वापस आते हैं। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best.
Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. Hey, buddy. Hope you liked them. Introducing Apollo Alpha. Add more thrill to your beast. GI Engineering Solutions Limited. Right issue open. Issue closes on 9th May 2023. तेरी रोशनी हूं मैं, किसना? We don't just make new categories. We remake legends. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. सुन, इक्विटी में इन्वेस्ट कर, ग्रोथ का है चांस। सुन, डेट में है लो रिस्क, बात मेरी मान। अरे बेटा सुन, गोल्ड सिर्फ गोल्ड, भैया ने भी यही किया। सुन, अब तू कंफ्यूज मत कर यार। अरे मतलब सुन, सबकी कर मल्टी मतलब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, यानी 3-in-1 फंड। ये इक्विटी, डेट, गोल्ड तीनों में एक साथ इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान पूर्वक पढ़ें। The all-new Hyundai Verna. Futuristic, ferocious. Startup है, तो long working hours are normal. But investing, that doesn't take too long. Angel One पर quickly, easily account open करो। ये चाय ठंडी होने से पहले you can start investing. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और जतिन त्रिवेदी, कुणाल हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। कुणाल, पहले तो आपसे स्ट्रैटेजीज पर बात कर लेते हैं। पहले तो जीरे पर ही बताइए, आपका क्या व्यू है? 50,000 उसके ऊपर की चर्चाएं तब शुरू हो गई हैं। आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं और बाकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं आपकी? जी, जीरा तो ऑलरेडी बढ़ गया है। अभी मैं आपको जीरे में मेरा स्ट्रेटेजी ऐसा है, शॉर्टेज का कमोडिटी में कोई रेट नहीं होता है और अभी फिलहाल शॉर्टेज है, तो शॉर्ट जाना डिफिकल्ट है। पर मैं इसमें अल्फा नहीं देख रहा हूं। मैं बोल रहा हूं द टर्मरिक विल बी द नेक्स्ट जीरा गोइंग फॉरवर्ड। ये आप अगर सर्च कर रहे हैं स्पाइसेस में ऐसा ही रिटर्न, तो जो कोई दूसरी कमोडिटी देने वाली है वो टर्मरिक है। ये टर्मरिक के प्राइजेस नेक्स्ट एक साल में हो जाएंगे 130, 13,000, 13,500। सो दैट इज नेक्स्ट जीरा इन मेकिंग। सो आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दैट कमोडिटी। जीरा में मौजूदा स्तरों से बढ़ सकता है थोड़ा बहुत, वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए और आर्बिट्राज करना चाहिए आपको। बुक प्रॉफिट इन जीरा एंड गो लॉन्ग इन टर्मरिक। ऑलराइट, प्रॉफिट टेकिंग जीरे में थोड़ी निकल के आएगी और हल्दी यहाँ पर आपको खरीदनी है। और जैसे कुणाल कह रहे हैं, यहाँ से डबल होते हुए प्राइसेस हम आगे बनते हुए देख सकते हैं। ये तो बात हुई मसालों की, लेकिन क्विकली से आपका ध्यान यहाँ पर हम सोने की तरफ लेके आना चाहेंगे, क्योंकि $2,000 प्रति आउंस के ऊपर अब हमने स्टेबिलिटी आते हुए देखी है। कंसोलिडेशन यहाँ पर प्राइसेस में है। कैसे देखते हैं आप जतिन? और क्लियरली इस हफ्ते डेटा भी है। कल यहाँ पर चाइना का ट्रेड डेटा है, परसों यहाँ पर यूएस और चाइना की तरह के इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे, तो उनसे पहले अब यहाँ पर सोने में क्या करना चाहिए? मनीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, राइटली पॉइंटेड कि सीपीआई डेटा जो है इन्फ्लेशन के, वो अभी राइटली डेटा स्पेसिफिक ड्रिवन मार्केट के पीछे इसके ऊपर पूरा पार्टिसिपेशन का ध्यान रहेगा पार्टिसिपेंट्स का। और पहली बार हमने देखा है कि लास्ट वीक जब इंटरेस्ट रेट जो हाइक हुई है, अब वो जो 5.25 पर है, वो इन्फ्लेशन से ऊपर है। तो ये जो एक कंफर्टेबल लेवल होता है जहां पर इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बीच का ये जो फाइट रहता है, अब यहाँ पर हम देखने मिल सकेगा कि डोविश स्टांस और जो डोविश कमेंट्रीज जो है वो आगे चलते हुए कंटिन्यूसली देखने मिलेंगी। और एक्सपेक्टेडली इन्फ्लेशन जो है वो इनलाइन दिखा रहा है ऑन द फोरकास्ट फ्रंट। बट मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन जो है थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे रहे हैं इन द लास्ट 1 मंथ, तो मुझे नहीं लग रहा कि इन्फ्लेशन के डेटा जो यूएस के हैं वो ज्यादा स्पाइक अप करेंगे। तो मुझे लग रहा है अब जो फोरकास्ट जो है 5% का, उससे भी नीचे आना चाहिए इन्फ्लेशन जो है वो सीपीआई डेटा। और उसी के साथ में गोल्ड और सिल्वर के लिए यहाँ से और पॉजिटिविटी का दौर जो है देखने मिलेगा। यस, राइटली पॉइंटेड, 2000 के ऊपर जो लेवल्स अभी जो होल्ड कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना ही होल्ड करते हुए देखने मिलेंगे लेवल्स $2,000 के ऊपर कॉमेक्स पर,
उतनी जो भी शॉर्ट पोजीशंस वाले होंगे उनको बहुत अनकंफर्टेबल और डिस्कंफर्ट रहेगा, क्योंकि उनको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा जितना ये 2000 के ऊपर मेंटेन करता है। M6 पर अगर हम देखें तो 60,000 एक अच्छी खासे लेवल्स जो होल्ड कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से इस हफ्ते में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जब भी मिलता है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 60,300 400 के आसपास में बहुत कंफर्टेबल हूँ लॉन्ग एंट्री पोजीशन करने के लिए। 59,800 के नीचे स्टॉप लॉस बिठाकर स्विंग ट्रेड के हिसाब से, और 61,000 61,250 ये लेवल्स जो है मुझे देखने मिल रहे हैं वापस से ऑन द हायर साइड, जो वहां पर स्विंग ट्रेड के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग भी की जा सकती है। जी मनीषा जी। कुणाल, तो जतिन ने गोल्ड पर ऑन डिप्स बाय करने की सलाह दी है, सिल्वर पर आप क्या स्ट्रैटेजी लेकर चलेंगे? भी बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यूड रहना चाहिए मेरे हिसाब से। 74,000 मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट जोन है। इसके नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक ये रैली जो है वो ब्रॉड कंसेंसस पर और कंटिन्यूड रहेगी। इनफैक्ट सिल्वर जो आउट परफॉर्मेंस जो है वो भी दिखा रहा है गोल्ड को। सो आगे चलते हुए 78,000 से लेकर 79,000 इस हफ्ते भी अगर टच कर दे तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है मेरे लिए, क्योंकि सीपीआई डेटा जैसे मैंने बताया कि थोड़ा भी और फोरकास्ट से नीचे आ जाता है तो यहाँ से गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। जी दीपाली। तो ये तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन कुणाल मेटल्स कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कॉपर में 3 हफ्ते की गिरावट के बाद इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी बेटर हुई है, बाकी मेटल्स को भी अच्छा खासा सपोर्ट। जी हाँ, जो यूएस से डेटा निकल के आ रहा है वो इंडिकेट कर रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन इज वेरी लो, क्योंकि अगर जॉब मार्केट इतनी स्ट्रांग है, जो यूएस के पेरोल्स एक्सपेक्टेड थे 1,70,000 2,40,000 आ गए, सो द लेबर मार्केट इज स्ट्रांग, सो रिसेशन के फियर मॉडरेट हुआ है। तो मेटल के प्राइसेस में थोड़ा उछाल आना चाहिए। बहुत लंबी मंदी का दौर देखा हमने, कॉपर 800 रुपए से ऑलमोस्ट 730 रुपया हो गया। सो पुल बैक लग रहा है। कॉपर 742 43 के बीच में बाय कीजिए, 752 53 के टारगेट्स के लिए आप वेट कर सकते हैं, और इवन जिंक फॉर द सेम रीजंस 245 तक आ सकता है। सो पुल बैक लग रहा है मेटल्स में, बाय डिप्स की रणनीति अपनाइए। ओके, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बेस मेटल्स में। जतिन, आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है क्या मेटल पैक से? दीपाली, कॉपर के साथ ही जाना चाहूंगा मैं। प्राइम फोकस जो है वो मेटल्स में कॉपर में ही रहता है हमारा, और यहाँ पर बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी डेफिनेटली फेवरेबल है। रिकवरी जो है ऑन द चार्ट्स सिंस लास्ट 1 वीक दिखा रहा है कॉपर जो है वो। सो जब तक ये 735 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक मेरे लिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हायर साइड पर 755 से लेकर 760 के लेवल्स जो है वो रेजिस्टेंस है, तो जब तक ये लेवल्स टेस्ट नहीं होते तब तक मैं सेलिंग का रुझान नहीं रखूंगा। बाइंग लेवल में कंफर्टेबल हूँ, 745 से लेके 744 के आसपास एक कंफर्ट फैक्टर है। अगर प्राइसेस नीचे नहीं आते तो मैं एक ब्रेकआउट लेवल भी देना चाहूंगा। 750 के ऊपर अगर प्राइसेस पहले आ जाते हैं, ना कि 745, तो भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि वो एक फ्रेश ब्रेकआउट लेवल है इमीडिएट बेसिस पर, और हायर साइड में 760 के टारगेट्स इंटैक्ट रहेंगे। एसेट क्लासेस को आज फायदा यहां पर डॉलर इंडेक्स से भी होता हुआ नजर आया है। कुणाल, जो ये करंट 101 के लेवल्स हैं, इनको इस हफ्ते में किस रेंज में देखेंगे? वेल, इन्फ्लेशन ये टर्न नीचे आने के प्रोबेबिलिटी इसलिए ज्यादा है, नॉट बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस, बिकॉज ऑफ द हाउसिंग प्राइसेस। द हाउसिंग प्राइसेस इन यूएस accounts for the 35% of the overall inflation, excluding energy and food. So that is expected to cool off a bit, and इसके कारण इन्फ्लेशन नीचे आएगा, और जैसे इन्फ्लेशन नीचे आता है डॉलर इंडेक्स 100 और या परहैप्स इवन 100 भी ब्रेक कर सकता है। सो द डायरेक्शनल व्यू ऑन द डॉलर इंडेक्स इज ऑन द डाउन साइड, और इसके कारण आपको दूसरे कमोडिटीज में भी थोड़ा तेजी का माहौल, ऑयल है या मेटल्स है, ये सब में भी थोड़ा तेजी का माहौल देखने मिल सकता है। ओके, क्विकली एक एनर्जी बास्केट पे भी राय ले लेते हैं। जतिन, क्रूड पर आपके राय तो थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में $75 के ऊपर, घरेलू बाजार में 5800 के ऊपर कारोबार करते हुए क्रूड, क्या व्यू इन लेवल से? दीपाली, जो थर्सडे फ्राइडे के दिन जो रिकवरी देखने मिली थी क्रूड के अंदर, मुझे लग रहा है और कंटिन्यू रहेगी इस हफ्ते। अराउंड 6100 के लेवल्स देख रहा हूँ मैं। जब तक 6100 के लेवल्स टेस्ट नहीं करता तब तक मैं इसके अंदर थोड़ा सा बाइंग साइड के लिए कंफर्टेबल हूँ। 5850 5840 ये लेवल्स मिलते हैं तो डेफिनेटली बाय करके चलें। छोटा सा डिप का वेट कीजिए, और लोअर साइड में 5750 का एक स्टॉप रखें, और हायर साइड में 6000 से लेके 6100 के लेवल्स जो है वो टारगेट्स प्लेस करके रखें। इस हफ्ते मुझे लग रहा है थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम और कंटिन्यूड रहेगा, जो लास्ट वीक में हमने देखने मिला था थर्सडे फ्राइडे के दिन।
एब्सोल्युटली। फ्राइडे को एक्चुअली 4% की तेजी कच्चे तेल में थी, लेकिन पिछले हफ्ते की बात करें तो 5 से 7% की गिरावट इन दोनों ही वैरायटीज में देखने को भी मिली है। कुणाल, आपका क्या व्यू है एनर्जी पे? क्रूड या फिर नेचुरल गैस में भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं आप? मेरी राय में नेचुरल गैस नहीं, क्रूड में ही बाइंग करनी चाहिए। 5950 6000 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। सो 5870 के आसपास बाइंग कीजिए। और ओवरऑल क्रूड में लास्ट वीक का जो मोमेंटम है, अपवर्ड मोमेंटम, वो कंटिन्यू रहेगा। ओके, चलिए, तो क्रूड में खरीदारी की ही सलाह है फिलहाल 5883 पर कारोबार करते हुए। चलिए, शुक्रिया कुणाल और जतिन, आप दोनों का ही आने के लिए शो में, अपने व्यूज, अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ शो में इतना ही। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद देखिए वादा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।